पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। उपसभापति महोदय, जैव रसायन पहलुओं पर बल देने के साथ साथ पाठ्यक्रम के विस्तार को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई के बोझ को कम करने तथा शैक्षिक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। इसके लिए उक्त विचार को पाठ्यपुस्तकों में सम्मिलित करने के लिए सामग्रियों को सावधानीपूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है और तत्पश्चात विभिन्न विषयों में पाठ्यपुस्तकों का चयन करके उन्हें सतत रूप से अद्यतन करने का कार्य किया जा सकता है। इस प्रकार शरीर रचना शास्त्र की पढ़ाई में ढांचे के व्यापक विवरणों की अपेक्षा संचलनात्मक पहलुओं पर अधिक बल दिया जा सकता है और चिकित्सा संबंधी विषयों पर प्रशिक्षण के दौरान इसकी उपयोगिता पर विशेष जोर देते हुए विषय को पढ़ाया जा सकता है। जैव रसायन को उच्च पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने के लिए शरीर विज्ञान के शिक्षण के मामले में भी यह उद्देश्य सामने रखा जा सकता है। इस समय औषध विज्ञान की पढ़ाई में पर्याप्त मात्रा में सैद्धांतिक सामग्री शामिल करने का लक्ष्य रखा जाता है, जिसे काफ़ी सीमा तक कम किया जा सकता है। पूर्व मिश्रित भेषज दवाओं की उपलब्धता से भारत में भेषज निर्माण उद्योग की प्रगति के लिए संभवतः औषध विज्ञान पर अधिक बल देना आवश्यक नहीं है, बल्कि पैथोलॉजी और जैव रसायन जैसे दो विषयों में प्रगति को देखते हुए चिकित्सा औषध शास्त्र में पशुओं पर प्रयोग को वरीयता दी जानी चाहिए। हमारे यहाँ कई निदान के तरीके हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले के आराम से प्रशिक्षण प्राप्त करने के विपरीत परिष्कृत प्रयोगशाला के उपकरणों को शामिल करने के तरीकों में विस्तार होने से भेषजीय विषयों में इसके प्रशिक्षण पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस समय शैय्या चिकित्सा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन सहायक उपकरणों पर विशेष बल दिया जाता है और विश्लेषण तथा उपचार के लिए कॉलेज के दिनों में प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। युवा स्नातक इन उपकरणों के बिना उत्तरदायित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। यह स्थिति कुल मिलाकर खेदजनक है, क्योंकि प्रयोगशाला और जिन सहायक उपकरणों के बारे में छात्रों को जानकारी दी जाती है वे केवल कुछ ही स्थानों पर होती है और वे भी बहुत कठिनाई के बाद उपलब्ध होती है। इन उपकरणों के इस पहलू को ध्यान में रखकर इन उपकरणों के अभाव में समस्या के प्रबंध के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए। सभापति महोदय, मैं एक बात बहुत बल देकर कहना चाहता हूँ कि व्यवसाय का यह मतलब नहीं है कि ऋण केवल उन लोगों को दिया जाए जो जायदाद की जमानत दे सकें
और उन लोगों को ना दिया जाए जिनकी योजनाएं भी ऋण पाने के योग्य हैं। मेरी समझ में व्यक्ति की साख या आर्थिक स्थिति के बजाय उद्देश्य को देखना चाहिए, अर्थात यह देखना चाहिए कि जिस काम में रुपया लगाया जा रहा है वह लाभकर है या नहीं। जिन कामों से उत्पादन बढ़े और लोगों को रोजगार मिले उनके लिए ऋण देना चाहिए। सट्टेबाजी और ऐसे ही कामों के लिए नहीं। आज हमारे बैंकों के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वह देख सकें कि किन कामों के लिए ऋण मांगा जा रहा है, वे सफल भी हो सकेंगे या नहीं। इसलिए सरकार कर्मचारियों को उद्योग या व्यवसाय की योजना को परखने की शिक्षा देने का प्रबंध करेगी। बैंक के साधनों को मिलाकर कर्मचारियों को इस प्रकार शिक्षा देने का कार्यक्रम बनाया जा सकेगा। मैंने कई बार कहा है और फिर भी कहना चाहता हूँ कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण का यह मतलब नहीं है कि वर्तमान उद्योगों को वास्तविक उत्पादन के कामों के लिए ऋण नहीं मिलेगा, मगर हम यह भी जानते हैं कि कुछ संस्थान ऐसे हैं जो अपने साधनों को तो दूसरे कारोबार पर कब्जा करने और शेयरों को हथियाने में लगाते हैं और नए उद्योग खोलने के लिए बैंकों से ऋण लेते हैं। मुझे विश्वास है कि सदन भी इससे सहमत होगा कि इन प्रवृत्तियों को रोकना चाहिए। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सारे देश में ऋणों का उचित बंटवारा हो। माननीय सदस्यों को मालूम है कि ऐसे हमारे देश के बहुत से भाग इसलिए नहीं पिछड़े हुए हैं कि उनमें प्राकृतिक साधनों की कमी है, बल्कि उनके पिछड़ेपन के कुछ और कारण हैं। हमें इसका प्रबंध करना चाहिए कि रुपये या ऋण की कमी के कारण वे पिछड़े ना रहें। राष्ट्रीयकरण के बाद पिछड़े हुए क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। उद्योगों के विकास के लिए रुपया जुटाने वाले संस्थानों ने हाल में यह निश्चय किया है कि वे पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देंगे और राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी इन पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की उन्नति में रुपया लगाना चाहिए। ऐसा मुझे कहने से कोई संशय नहीं है। सभापति महोदय, यह दुख की बात है कि कुछ जिम्मेदार लोग और संसद में भी कुछ लोग रुपया जमा करने वालों के मन में संदेह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका रुपया सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं उनको पुनः आश्वासन देना चाहता हूँ कि रुपया जमा करने वालों के हित का ध्यान सबसे पहले रखा जाएगा और उनको विश्वास रखना चाहिए कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में उनकी जमा रकम उतनी ही सुरक्षित है जितनी स्टेट बैंक या
डाक खाने के बचत बैंक में। आलोचक इस बात को भूल जाते हैं कि बहुत दिनों से हमारे देश के थोड़ा पैसा बचाने वाले लोग अपनी बचत डाक खाने में जमा कराते आए हैं। करीब 100 दशक से ये बचत बैंक विद्यमान हैं और स्टेट बैंक में भी 1 दशक से अधिक समय से बचत खाते काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि रुपया जमा करने वाले लोग उन सब की बात पर ध्यान नहीं देंगे जो उनके शुभचिंतक बनते हैं। उनकी असली शुभचिंतक सरकार है। हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों को नम्रता और कार्यकुशलता को अपना मूल मंत्र बनाना चाहिए। सरकार पर ही नहीं, राष्ट्रीय बैंकों के कर्मचारियों और ऊंचे अधिकारियों पर भी विशेष दायित्व आ गया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।